बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 24 अप्रैल साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। जी दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायात नवाश हैं कि खातमुन नबीयीन के सदके हम आपकी खिदमत में। जी मैसेजेस शुरू करूँ, इजाज़त है? बिल्कुल जी बिल्कुल। पहला मैसेज यासिर नियाज का है। कहते हैं सुई गया सोसाइटी फेज़ 2 में, जरा पुराने लिसनर है इसलिए सवाल, वरना आपने प्रॉपर्टी के सवाल पूछने से मना किया है। कहते हैं सुई गया सोसाइटी फेज़ 2 में प्लॉट सस्ते हैं लेकिन कब्जा नहीं है, यानी पोजेशन नहीं है। मुस्तकबिल में घर बनाने के लिए खरीद लूँ? जहाँ पे आपको सस्ते मिल रहे हैं वहाँ पे बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पोजेशन भी नहीं है, पोजेशन भी नहीं है। गैस वालों की अपनी सोसाइटी में गैस नहीं, ठीक क्या कमाल नहीं हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गैस वाले जो हैं वो दूसरे गैस SNGPL वाले वो दूसरी जगहों से इतना खौफनाक दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं कि उन्हें प्लॉट वगैरह बेचने की कोई एमरजेंसी नहीं है, वरना तो वो प्लॉट को डेवलप करते हैं ना। ठीक है, तो जिन ब्लॉकों में पोजेशन है वहां पे रेट जरा हाई है, लेकिन वो खरीदें, अच्छी चीज खरीदें, अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे, बस इतनी सी बात है। हाँ जी नेक्स्ट मैसेज राना जाहिद का। राना जाहिद आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया, लेकिन जितनी चीज़ें आपने पूछी है ना ये एक हफ्ते में भी नहीं हो सकती है। बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो सर्कुलेट करती रहती हैं। राना साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डॉक्टर फ़रक सलीम साहब को फॉलो कर लें। वो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन लॉन्च करते रहते हैं, रोज़ाना का एक आध कंपैरिजन वो इस तरह का लॉन्च कर देते हैं, आप उनको फॉलो कर लें। जी अवैस पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि हम महंगाई से खुद को कैसे बचा सकते हैं? डॉलर अगरचे गिर रहा है लेकिन सोने की कीमत बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तानी रुपया अभी भी स्टेबल नहीं है, उसका एतबार भी कोई नहीं है। देखिए 150 के प्लस माइनस तो वो स्टेबल रहेगा ना, कम से कम अगले 3-4 माह तक, जून बजट तक तो रहेगा ना। उसके बाद फिर उसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, और नया फाइनेंस मिनिस्टर आया है, उसने बढ़के छटके भी मारनी है। इसको बदला भी तो कम से कम बजट इसे से जरूर पेश करवाएंगे, है जी बदला भी तो अच्छा क्या जी। बाकी इन्फ्लेशन से बचने के लिए दादाजी हमेशा फरमाते हैं कि पैसे कमाना कोई फनकारी नहीं है, पैसे की मैनेजमेंट असल काम है। आप खुद को मैनेज कीजिए, काफ़ी हद तक आप इन्फ्लेशन से बच जाएंगे। जिस तरह दादाजी गाहे बगाहे कहते हैं कि चावल साल के खरीद लो, गंदम खरीद लो, जब टमाटर सस्ते हो या सब्जियां सस्ती हो तो आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं, हर घर में फ्रीजर मौजूद है। इसी तरह की मैनेजमेंट से क्यों दादाजी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बच्चों को, अगर बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए हैं तो उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, अपने अखराजात कम करें, स्कॉलरशिप पे जाए बच्चा, अल्लाह खैर सलाह। जी अब्दुल्ला खालिद अंसारी कहते हैं, दादाजी सोलर सिस्टम और नेट मीटरिंग का इशू दादा पोता शो में हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि वापडा सरकार अच्छी खासी रिश्वत मांगती है इसके लिए। जी बिल्कुल मांगती है, लेकिन जब वो मुफ्त में आवाज़ें लगा रहे थे आप उस वक्त सोए हुए थे। ठीक है, अब चूंकि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, अब वो पैसे मांग के लगाएंगे। वो मुफ्त में भी लगा रहे थे ना जी, और आपको आवाज़ें मारते रहे कि आज लो आ लो। मैं भी नहीं लगवाया, लेकिन उस वक्त लगवाना चाहिए था। जी असद अली अमान कहते हैं, दादाजी 70 साल से हम तजर्बात देख रहे हैं, लेकिन तजर्बात का नतीजा क्या निकला और क्या हमारी सीखने की सलाहियत सल्ब हो गई है? नहीं, हमारी सीखने की सलाहियत सल्ब नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गन पॉइंट पे कब्जा किया हुआ है वो नहीं सीख पा रहे, या वो राज नहीं पा रहे, उनका पेट नहीं भर रहा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा कोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो है इसके ऊपर जो है इसके साथ रहना सीखिए, ये ऐसे ही रहेगा। जी बाबर उस्मान कहते हैं, दादाजी फाइलर और नॉन फाइलर के फ़ायदे और नुकसान तो हमें मालूम हो गए। ये फरमाइए कि जो लोग फाइलर बनते हैं कि वो अपने सारे एसेट्स शो करते हैं या इसमें भी अपनी मर्जी चलती है? देखिए मर्जी तो अपनी होती है, लेकिन ऐसे सारे शो करने चाहिए। एडवाइस यही किया जाता है मतलब कि ताकि मुस्तकबिल में कोई मसाइल पैदा ना हो। ठीक है, क्योंकि जब फिर आप उसके खिलाफ कोई ऑन स्लॉट आता है तो वो बड़े आराम से कहता है, देखें जी ये तो मैंने 8 साल पहले डिक्लेयर की थी अपनी प्रॉपर्टी। जी
बल्कि बढ़ा के शो करने चाहिए हाँ। ताकि मार्जिन रहे आपके पास बैलेंस शीट में। साकिब नौशाद ने जनाब एक फरमाइश डाली है कि स्कॉलरशिप की जितनी भी दादाजी की वीडियोस है ना वो फेसबुक पर डाल दें, काम करवाए मेरे से। नहीं जी, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब क्यों नहीं लॉग, ये क्या मसला है यार? क्या हुआ? फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। अगर आपने खुद मेहनत नहीं ना करनी, मैंने तो दादाजी पे पाबंदी नहीं, लगा दिया है स्कॉलरशिप पे। नहीं, यूट्यूब पे जाने में क्या हर्ज है? क्या मतलब पैंडा ज्यादा पड़ता है? कुछ चक्कर पता नहीं ज्यादा दादाजी। जाना पड़ता है? मुझे नहीं समझ आती कि इतनी जिद क्यों है। अच्छा जी, सलीम अहमद का मैसेज है, कहते हैं मैं कतर में रहता हूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हों, रहनुमाई मेरी कीजिए। ये वो टेस्ला वाली पार्टी टेस्ला में भी इनकी दिलचस्पी है, लेकिन ये पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कहते हैं टेस्ला जो है वो कैपिटल गेन करता है, और वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो यही करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जब से इजी मनी आई है ना, ये जो कोविड के नाम के ऊपर मिले हैं अमेरिकियों को पैसे, उसके बाद तो बहुत सारे शेयर जो है वो अनइवनली ही बढ़े हैं और नवे नवे स्कैंडल उसमें हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जी पाकिस्तान की मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, उनमें सरमायाकारी करें। और इसको काम को हमने चैनलाइज भी किया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप पे आ जाए तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। जी बिल्कुल, जो नंबर लिखा हुआ नीचे व्हाट्सएप का, इसको कैसे आप कर सकते हैं। राशिद गफूर बुनियादी तौर पे खाने पीने की अशिया की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पे सीख पाए। कहते चिकन 10 रुपए सस्ता होता है, अगले दिन 30 रुपए महंगा हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी मुल्क चलाती है, ले ब्यूरोक्रेसी वाले भी सारे कहाँ गए? यार देखें, एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल है शायद, हाँ, कि जो सरकार रेट लिस्ट जारी करती है, मार्केट में कोई चीज़ उस रेट लिस्ट पे दस्तयाब नहीं होती, और 30 से 50% तक उस चीज़ के रेट्स हाई होते हैं। सरकार के दिए गए कीमत पर से ज़्यादा कीमत होती है औसतन। तो इससे आप सरकार की रेट का या सरकार के गवर्नेंस सिस्टम का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी मेरा ख्याल किसी आलमी अदारे ने पाकिस्तान के हवाले से जारी की है, और दिस इज़ करेक्ट। तो चीज़ों के ऊपर सीखपा होने की बजाय आप किचन गार्डनिंग की तरफ चले जाएं ना, घर में सब्जियां उगाएं, घर में इस्तेमाल करें, बल्कि हमें भी भिजवाया करें। क्या ख्याल? जी ठीक है ना। लोग शुगर से जान छुड़ाने के लिए स्टीविया की तरफ चले जाते हैं। स्टीविया मीठा पत्ता होता है, मीठा पत्ता होता है, वो शुगर से और महंगे किस्म के वो जो होते हैं उनसे जान छूट जाती है, अल्लाह खैर से, और सेहत भी बरकरार रहती है, और नेचर की तरफ आप चले जाते हैं। तो इस तरह के फिर अल्टरनेटिव बंदों को लोगों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने चाहिए। ठीक है, मोहल्ले की दुकान के ऊपर खोया दस्तयाब होता था, वो उस वक्त तक तो वो चला जब वो बकायदा दूध का खोया मारता था। जब उसने दूध में फटकड़ी डाल के उसे फुटा के उसका खोया बनाना शुरू किया, तो वो 2 साल 3 साल तो इस्तेमाल हुआ, उसके बाद लोग ने इसको लेना बंद कर दिया, फिर दुकानदार ने बनाना बंद कर दिया। ठीक है, तो 20 रुपए किलो 16 रुपए किलो खोया जो मिला करता था, उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो मिठाई का या बर्फ़ी का रेट खुला 50 रुपए किलो, क्योंकि वो 50 रुपए पे नेचुरल उसकी प्राइस पड़ती थी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, देखिए ये बात हम आपको बहुत पहले अर्ज़ करते रहे हैं कि जब आपने डॉलर की कीमत 168, 169 और 170 को टच करवाई, तो तमाम चीज़ों ने 100 से 170 का सफ़र तय करना है, और इन्हीं 1 आध साल में ही करना है। हर चीज़ उस रेशियो से महंगी हो रही है, हर चीज़ एडजस्टमेंट मांग रही है। गंदम सरकार ने एडजस्ट कर दी, अब वो बाकी चीज़ें भी एडजस्ट होंगी। आपको अच्छा चावल जो था वो मिल जाता था, बासमती कर्नल की बात कर रहा हूँ, 90-100 रुपए, 90-100 रुपये, वो 160, 170, 180 पे जाए ही जाए, चला भी गया, क्योंकि नेचुरली उसने जाना है। आपने बाहर से अफरात-ए-ज़र उठाई है, आपने बरतानिया की अफरात-ए-ज़र उठाई है, वो पाकिस्तान में ले आए हैं, वाया मिस्र लाए, फिर ये तो होगा, और ये हो रहा है। ज़मीर नकवी साहब, ये तो होगा। जी नेक्स्ट मैसेज अमानुल्लाह का है, दादाजी ने बुनियादी तौर पे ना जफर सिक्योरिटीज जो उनके ब्रोकर है उनसे शिकायत है, पूछते हैं कि इसकी कंप्लेन कहाँ की जाए। देखिए SECB के अंदर ऑनलाइन कंप्लेन करने का भी तरीकाकार मौजूद है, और आप फिज़िकली भी जाके कर सकते हैं। ज़्यादा फिज़िकली
करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कंप्लेंट करने का ना वो आपको वहाँ पे सिस्टम दस्तयाब होगा, तो वो करें आप, ज़रूर करें, बल्कि करनी चाहिए। और जो है वैसे आपस की बात है, ज़फ़र सिक्योरिटी का भी अब बेड़ा ही गर्क हो गया हुआ है, ठीक है ना। और मतलब किसी ज़माने में जब हमारे दोस्त अहबाब थे वहाँ पे ज़िंदा थे या काम करते थे तो अच्छा ब्रोकरेज हाउस था ना, प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड। अब तो अजीबोगरीब दुनिया आ अब गई तो वहाँ। वहाँ पे ऐसी ऐसी शक्लें बैठी होती हैं कि बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है उनको देख के। यार लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ, मेरा ख्याल को 2 साल हो गए मुझे गए हुए, तो उसके बाद मैंने तो नहीं किसी को रिकमेंड किया। वो मैं शक्लें देख के आया, वह पोर्टफोलियो मैनेज करेगी, तौबा है भाई, नहीं भाई, बारह ही नहीं खाता। एहसन भट्ट कहते हैं इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो भी आएगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाँ, भट्ट साहब बड़े कमाल की बात की है आपने। उसके सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन को रोकना होगा। और डिक्लाइन को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्री और हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा रिसर्चर, उसने जो कुछ इनपुट देना थी वो दे लिए। अब ना इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ पे कोई रिसर्च हो रही है। अब देखिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था, यूरोप में बड़ी रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, नई नई पेटेंट आ रहे हैं। इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और शुगर इंडस्ट्री को सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो केमिकली प्रोसेस करके, ठीक है, और अपना जो वेस्ट है वो बाहर फेंकते हैं और उसके ऊपर उनको नहीं वो प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाते और नहीं वो प्रोसेस कर पाते। और नतीजा क्या है कि वो केमिकल प्रोसेस की तरफ जाते हैं, केमिकली की इंपोर्ट्स के बिल बढ़ते हैं, मिल मैनेजमेंट की उसमें दिहाड़ियाँ लगती हैं, जो कंसल्टेंट होता है वो लंबी लंबी दिहाड़ियाँ छापता है और सेठ को यूँ सारे मिल के उल्लू बनाते हैं। आपको पता है दुनिया के अंदर केमिकल प्रोसेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। वो मशीनों के ज़रिए उस पानी को प्रोसेस करके यूजेबल बनाते हैं। चलो ड्रिंकिंग के लिए ना सही, लेकिन बाकी खेती बाड़ी वगैरह के लिए, धोने धुलाने के लिए वो बेहतरीन पानी होता है, ठीक है। और वो उनकी इंडस्ट्री जो है वो ज़ीरो एमिशन पे चली गई है, एक कतरा भी बाहर नहीं फेंकना, पानी साफ है आप इस्तेमाल करांगे ना, क्यों ट्यूबवेल के ज़रिए, क्यों ट्यूबवेल चलाना है, यही पानी साफ करके इस्तेमाल करते हैं मशीनों के ज़रिए, और उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसकी खाद बनाते और खाद बना के भी पैसे भेजते, उसके कमाते हैं। तो दुनिया के अंदर रिसर्चेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जाती जा रही, आगे जाती जा रही। इस वक्त अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ किस एक के खिलाफ एक रेफरेंस वाला क्या है कि इन्होंने अपनी शुगर मिल के साथ एक नाला बनाया, उस नाले में ये शुगर मिल का गंदा पानी डालते। और अगर क्या नाम है उसका, हमजा का छोटे भाई का, सलमान शहबाज को, जो कि मिले चलाता है, उसको जाके ये कहे कि भाईजान एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा पानी का, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है। पहली तो बात भला क्या है, सलमान शहबाज के वो जो मिडा था नाक के पीछे दिमाग है, उसमें ये बात आनी ही नहीं है। क्यों भला, क्यों? मिल के जीएम नहीं बन रहा यानी 7-8 करोड़ रुपया हर मिल जो है वो हर साल इसके ऊपर खर्च करती है। 1-1.5 करोड़ रुपया कास्ट होती है, बाकी दर्जा बदर्जा हर एक में तकसीम होता है। जब कोई भी बंदा बाहर से जाके कहेगा भाई आपको साल का 4 करोड़ का केमिकल लेने की जरूरत ही नहीं है, वेंडर भी उड़ गया, उसके साथ से जो कमीशन पकड़ते थे उनकी भी दिहाड़ी गई, प्लांट मैनेजर से लेके जीएम तक सब कहेंगे ला साल का करोड़ रुपया आ रहा था या 50 लाख आ रहा था उनको, वो तो उसको वैसे मिल के गेट के ऊपर गोली मारने का इंतजाम करेंगे ना, जो कुछ ये कहेगा। और वो बंदे जो हैं उनको सलमान शहबाज तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब्बा जी ने रखे थे, बल्कि दादाजी इनको अपॉइंट करके गए थे, मैं कैसे चेंज कर दूं। ये है असल जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे नहीं जा सकती। तो लिहाजा हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए। हमें एक ब्रेक थ्रू मिला था उस वक्त जब 1973 के अंदर इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हो गई थी, वो तो चली गई सरकार के पास। तो जिन लोगों को इंडस्ट्री का ठरक है या जिन्हें आती ही इंडस्ट्री लगानी और चलानी है, वो क्या करें, वो गए दुनिया से नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, और 2000 तक टेक्नोलॉजी के हवाले से हम इंडिया से आगे थे, क्योंकि 74 के बाद जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लगी थी।
ठीक हो गया। अब हमारे एंटरप्रेन्योर को एक ब्रेक थ्रू चाहिए, और वो ब्रेक थ्रू उसको नहीं मिल रहा। वो ब्रेक थ्रू 3-4 महाज के ऊपर है। नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स उसको सही नहीं मिल रहा, जो वेस्टेज कर रही है उसके रिसोर्सेज का। टेक्नोलॉजी उसके पास लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोकल मेड टेक्नोलॉजी पे जाना चाह रहा है, और लोकल मेड टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड नहीं हुई। दुनिया आगे गुजर गई, हम वहीं पे बैठे रहे, इसी बात पे गौर करते रहे कि यार ये जो हमारा लोहार है, ये अगर वो वाली मशीन बना दे जो हमारा इंजीनियर डिज़ाइन करके बैठा तो कमाल हो जाए। ठीक है, वो लोहार और इंजीनियर का हम आपस में मैच ही नहीं करवा सके, वो मिस मैच हो गया। फिर हमें पूरी की पूरी मशीनरी बाहर से लानी पड़ती है जो महंगी होती है, और जो फिर ये हाल होता है कि हम सस्ती गाड़ी लेने चले थे और 20 लाख से पहले को गाड़ी नहीं मिल रही हमें। क्यों? टेक्नोलॉजी हम सारी बाहर से उठा कर लाए, महंगी है। डेट सर्विसिंग होते होते अगले 10 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद अगर सेठ का दिल करेगा तो वो सस्ती करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नए मॉडल्स आ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। तो ये है बेसिकली इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये था, और ये है कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री रीलोकेट हो जाए, जिस तरह जापान ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री ताइवान में रीलोकेट की थी, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उसने जो थी वो मलेशिया में रीलोकेट की थी। यूँ मलेशिया और ताइवान दोनों उठ गए, और दोनों के ऊपर छत्र छाया जो थी वो अमेरिकन की थी। ठीक है, जापान, ताइवान और मलेशिया के ऊपर। ठीक हो गया जी। वो मुल्क उठ गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? चाइनीज़। और चाइनीज़ जब इंडस्ट्री रीलोकेट करने लगे थे, हम आगे से डंडा पकड़ के बैठ गए। हमने नवाज शरीफ को इबरत का निशान बना दिया, जो कि सी पैक को सिंबलाइज करता था पाकिस्तान के अंदर। हमने चाइना को गालियां बकी, हमने उन्हें दुल्हनें चोरी करके ले जाने वाले चोर डाकू करार दिया, वो सारे ही चले गए। पाकिस्तान में 2018 तक कुछ ऐसे साल भी गुजरे थे कि आप बेकरी में खड़े होते डबल रोटी लेने के लिए, तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई चीना खलोता होता था, सारे चले गए वापस। जब इतना हॉस्टैलिटी क्रिएट कर देंगे, हॉस्टैलिटी बना देंगे, तो वो चले जाएंगे। पाकिस्तान ब्रेक थ्रू सिर्फ इस सूरत में कर सकता है, वकार ज़का के बिटकॉइन से नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग से करेगा। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री यहाँ पे रिलोकेट हो। मेरा आज भी ये बिलीफ है कि जिसने इस मुल्क को रिवाइव करना होगा वो जाएगा, सदर जी के पैरी पड़ेगा, पायन को 15-20 इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो आप यहाँ पे रिलोकेट कर दें। उनकी एक एक इंडस्ट्री जो है वो 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार लोग एम्प्लॉय करती है, और 20-25-30 हज़ार लोगों का मतलब होता है इतने ही घराने। इतने घराने नहीं, इनकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो है वो कम से कम 50,000 लोगों की, वो तो इंडिया चलेगी सारी जिन्होंने इनको सपोर्ट करना है। नहीं, वहाँ पे भी चली गई, ओमान भी चली गई। ओमान में उन्होंने ग्वादर के मुकाबले की एक एयरपोर्ट सीपोर्ट खड़ी कर दी, और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री भी रिलोकेट कर रहे हैं। उनमें से कुछ भी अगर हमें मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री ये जो 20 से 24 अरब डॉलर के साइकिल में फंसी हुई है, तो कितना का हमने मियां मंशा को या अलकरम वालों को या तब्बा को रगड़ लेना है? वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे चले गए हुए हैं। ठीक है जी। और वैसे वो अब उनसे मजीद जवेद इकबाल के हाथों, नैब के चेयरमैन जवेद इकबाल के हाथों जलील होने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि चौथे के दिन ही उनको कोई ना कोई चमूना जो है नैब का वो तलब करके कहे, वो बता भाई ये 20 साल पहले तुमने जो इंडस्ट्री लगाई थी कहाँ से लगाई थी। वो पिटने वाला हो जाता अगू कि मैं कोई इंडस्ट्री लगा के जुर्म कर रहा हूं। ठीक है ना? तो वो जो होगा ना जी, वो ब्रेक थ्रू होगा हमारे यहाँ। हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करें, वो भी बड़े खरांट हैं। ठीक है, वो किसी के यार नहीं है। जब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो वो बिजनेस करते हैं। दुनिया की सबसे खौफनाक हद तक बिजनेस माइंडेड नेशन जो है वो चाइनीज हैं। ठीक है, उनके साथ प्रॉपरली हैंडल करे, डील करे। ठीक है, और वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में आए, चले, लगे चले, और यूं फिर हम जो है वो 24 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर के इस सर्कल में से निकलें, हम 50 अरब डॉलर तक का सफर तय करें, तो तभी सर्वाइवल है हमारा। जी। ठीक है, लाहौर से मुल्तान तक की रेल जो है वो हमें 15 ट्रैक जो है 15 मिनट से ज़्यादा खाली ना मिले। हर 15 घंटे बाद 15 मिनट के बाद कंटेनर की एक ट्रेन वहाँ पे 40-50 कंटेनरों की ट्रेन गुजर रही हो, फिर बात बनेगी। और जो इस बात को नहीं मानता वो फिर बैठा रहे, दूसरों को गालियाँ बकता रहे, जिस तरह इमरान खान हर चौथे दिन
तमाम मुखालफिन को बैठा गालियां बकरा होता है, मम्मा तू की कीता है, तुमने क्या किया है, इंडस्ट्री बंद करने के अलावा तुमने किया क्या है। और हमें कह रहा है कि ये जो मैं जिस लेवल पे ले आया हूं घसीट के जीडीपी को $250 अरब के ऊपर, बड़ी तरक्की होगी, बड़ी तरक्की। मामा 350 तो खींच के तू वापस ले आया, पूरी कौम का रगड़ा निकाल दिया और कह रहा कि इस पे तालियां बजाओ, बड़ी तरक्की हो रही, बड़ी तरक्की हो रही। मैं मेरा कप बस ठीक है ना, वो कप बैठ के चट्टी जाओ। जी। नवीद लतीफ़ कहते हैं, दादाजी इकोनॉमी का कोई न्यूज़पेपर या प्रोग्राम बता दें। यार बड़ी हैरत की बात है, बी रिकॉर्डर है, बिजनेस रिकॉर्डर जो है 1964 से एम.ए. ज़ुबैरी साहब का कायम किया हुआ अखबार है, और इकॉनमी के ऊपर तो वही एक अखबार है जो ख़बरें दे रहा है, और जैसी भी दे रहा है लेकिन दे रहा है। डॉन के जो इकॉनमी का जो पेपर होता है उस पर भी अच्छे ईमानदार प्रोफेशनल और बड़े मोबाइल बैठे हुए हैं, बड़े जिनकी लर्निंग है, जिनको पता है, मतलब शाहिद इकबाल साहब जो हैं वो किसी भी गवर्नर स्टेट बैंक से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक से ज़्यादा अक्लमंद है इकॉनमी के मामला, फाइनेंस के मामलात को समझने के अंदर, ठीक है। खुलीक कियानी साहब हैं उसमें, खुलीक कियानी साहब माशाल्लाह किसी भी कम अज़ कम ये जो है मियां अज़र का मुंडा हमाद, इसको तो वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं भाई। इकॉनमी कवर कर ज़ियाउद्दीन साहब, अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कायम रखे, इतने सीनियर आदमी हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, मतलब कि भुट्टो की प्राइवेट नेशनलाइजेशन से लेके और अपना ज़ियाउल हक का मार्शल और सारा कुछ उन्होंने भुगताया हुआ है, बल्कि अयूब खान का भी कुछ दौर देखा हुआ उन्होंने प्रोफेशनली। इतने सीनियर आदमी, ठीक है, मतलब उनसे एडवाइस तो ली जा सकती है ना यार, उनको इंगेज तो किया जा सकता है ना पॉलिसी मेकिंग के अंदर। ये एसेट होते हैं लोग हमारा। तो पता नहीं अब बात कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसके अलावा शहबाज राना साहब आजकल एक प्रोग्राम करते हैं इकॉनमी का, अगरचे उन्हें सियासत का उसमें चस्का पड़ गया है और वो सियासत की खबरें ले आते हैं, लेकिन एक्सप्रेस पे उनका प्रोग्राम अच्छा है, वो भी देखा करें। मैं तो खैर उसको मोबाइल इस पर ही देखता हूँ, लेकिन ये है कि वो जब नशर होता है तब भी देख सकते हैं आप। ये 2-3 बच गए हैं पॉइंट जिनके ऊपर अच्छे कंपिटेंट लोग बैठे हुए हैं, वो आपको करेक्ट और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी दादा ये भी तो काफी सही है। ये तो हमारा एक ऐसे छोटा सा आपसे बातचीत करने का एक बहाना है। ये भी तो देखना होता है ना कि जो पीछे बैठा हुआ बंदा ड्राइवर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या, मतलब जो उसको चला रहा है, और वो क्या उसे चलानी भी आती है कि नहीं, या उसने हमारी चीख सुन के ब्रेक लगानी। जी ठीक है, आगे चले, बस वाइंड अप कीजिए। अच्छा यार, एक बात आप बड़ी ज्यादती करते हैं और वो आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि आप हर प्रोग्राम के आगाज के अंदर फीडबैक देने का तरीका बताया करें, और चूंकि आपने शुरू में आज नहीं बताया तो इसलिए आज आप आखिर में बताएं। जी, दादा पोता शो तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का जो पेज है वो अपने फीडबैक के लिए रखा हुआ है, ताकि हमारा फेसबुक पे भी प्रेजेंस मौजूद रहे। facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, आप इस लिंक से, इस URL से डायरेक्टली हमारे पेज को एक्सेस कर सकते हैं, या फेसबुक की सर्च बार में लिखें दादा पोता शो तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है, उस पोस्ट के अंदर लिखा गया आपका कमेंट बतौर सवाल दादा पोता शो में जल्द या देर से ज़रूर शामिल किया जाएगा। कॉलेज लाइफ में हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलने आए, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी और उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि अपनी तरक्की की राह में आप सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। ठीक है, दादा पोता शो क्यों नहीं एक्सपेंड कर पा रहा? हमसे हमारी बातें सुन के लोग जो है वो मुख्तलिफ वीलॉग करते हैं और वो दादा पोता शो से 10-10, 20-20 गुना ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उस एक तो हमें अंदाज़ा है कि उसके दादा पोता शो के फैलने की राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। ठीक है, वसीम साहब हैं, मैं हूँ, या वो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब रिजवान साहब हैं, लेकिन आप तो ना बने। तो इसलिए अगर आपको कुछ तौफीक मिले तो इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर किया करें। ये उनके लिए नहीं है जो पहले ही माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तौफीक मिले तो उसको किया कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे क्लिप्स काट के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के उनको आगे शेयर करते हैं और वो घूमते घुमाते हम तक भी पहुंच जाते। लेकिन अगर उसके ऊपर आप शेयर करें, हम आपको नहीं रोक रहे, आपका जमहूरी हक है, सोशल मीडिया है, हमने इसका कॉपीराइट भी नहीं कोई रखा हुआ। लेकिन अगर आप उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम का लिंक पेस्ट कर देंगे, आपका तो कुछ नहीं जाएगा,
हो सकता है इसी बहाने को 4 सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।